नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि अंकुश जी ने बताया था कि मोती की खेती कैसे की जाती है, लेकिन आज की वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन मान लीजिए। अंकुश जी आपको बताएंगे कुछ खास अंदरूनी बातें जो मोती की खेती में ध्यान रखने की बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बारीकी आप जानेंगे उतनी अच्छे से आप काम कर सकते हैं। अंकुश जी बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया की एक और वीडियो में, आपके साथ हम बने हुए हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं अंकुश जी? देखिए, जैसे आपने जैसे बात बोली है कि ट्रेनिंग का अगर नाम ले तो ट्रेनिंग में हर चीज़ को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जानना, हर चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अब मैं बताऊंगा आपको स्टार्टिंग से छोटी छोटी बात, सारी बातें मैं आपको डीपली बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, जैसे हम अपना फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, फार्मिंग से सबसे पहले हम अपना वाटर टेस्टिंग है वो सबसे मैंडेटरी है। जो आपकी कंस्ट्रक्शन करवाते हो, कंस्ट्रक्शन से पहले आपके वाटर पैरामीटर्स हैं वो आपके चेक कराने बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो हमारे पास ये डिजिटल मीटर्स हैं वाटर चेकिंग के लिए, ये देख सकते हो आप। जैसे TDS मीटर रहेगा मेरा, ठीक है, और ये मेरा pH मीटर रहेगा, ये मेरा टेम्परेचर मीटर रहेगा, ये मेरा DO लेवल जो रहता है उसका मीटर रहेगा, और ये मेरा अमोनिया जो होता है ये उसका मीटर रहेगा। इसमें देख सकते हो जैसे इसमें 3 बटन्स दिए हुए हैं, ऑन करोगे और वाटर में डिप करोगे तुरंत आपको ये जो आपका TDS है उसकी वैल्यू दे देगा। TDS कितना होना चाहिए? एक बार हमने ये पानी लिया हुआ है तो एक बार देख लेते हैं कि TDS कितना होना चाहिए अगर हम जी। देखिए, ये जैसे आपका डिजिटल मीटर है, ठीक है, इसको आप यहाँ से ऑन करोगे। ऑन करने के बाद जैसे आपको वाटर में डिप करते हो, वाटर में डिप करने के बाद आपको इसकी एक रीडिंग दिखाई देगी, ठीक है। जैसे रीडिंग दी और यहाँ से आप इसको होल्ड कर दोगे। होल्ड करने के बाद ये जो रीडिंग है इसकी होल्ड हो जाएगी। आप देख सकते हो जो यहाँ की रीडिंग आई है 152 आई है, यानी कि 152 मेरे यहाँ का TDS है। या 1000 से नीचे होगा तो आपकी फार्मिंग के लिए आपका वाटर स्टेबल है। तो मतलब कहने की वजह है कि ये वाटर भी जो है ये फार्मिंग के लिए सुटेबल जी, है। ये मेरा ड्रिंकिंग वाटर है और इसी को मैं अपने फार्मिंग में यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका pH, ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका भी ये डिजिटल मीटर आता है। एक आता है इसका पेपर वाला, पर आपको बेटर यही रहेगा कि डिजिटल मीटर यूज़ कीजिए, आपको एक्चुअल रीडिंग देगा, ठीक है। ये आपका 6 to 8 के बीच में रहेगा। आप इसको जैसे वाटर में डिप करते हो ये आपकी रीडिंग दे देगा, थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, 4 से 5 मिनट के अंदर ये आपकी रीडिंग देगा। 6 to 8 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। तो pH जो है वो 6 to 8 के बीच में रहना चाहिए और TDS जो है वो 1000 से नीचे। जी बिल्कुल। अगर आपके पैरामीटर हैं तो आप बेझिझक फार्मिंग कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आता है आपका टेम्परेचर। जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो आपका 25 to 30 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। जैसे अब गर्मी का मौसम बढ़ता है, ठीक है, उसमें आप कैसे कंट्रोल कर सको, ऊपर से ग्रीन नेट से कवर कीजिए, एरिएशन वगैरह अच्छे से दीजिए, तो आपका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आएगा आपका अमोनिया। अमोनिया के लिए किट आती है आपकी, मार्केट से मिल जाएगी आपको। 2 सोल्यूशन आएंगे, वाटर जो आपका टैंक है उसका सैंपल लेंगे और उससे आप इसका अमोनिया चेक कर सकते हो। 5 नंबर पे आएगा आपका डिजोल्व ऑक्सीजन का, ठीक है। ये मीटर आएगा आपके जो आपके वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बताएगा कितनी है। ये आपकी 4 ppm से अप रहनी चाहिए। अगर इससे कम जाए तो आप किसी पर डिप्रेशन में चली जाएगी, तो आपको 4 ppm से अप रहनी चाहिए। अच्छा, शिप डिप्रेशन में जाने का मतलब क्या है? डिप्रेशन का मतलब देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है उसको ऑक्सीजन की कमी आएगी तो उसका ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो जाएगा। तो सीप के लिए सेम एज इट इज़ है, जैसे उसका DO लेवल कम हुआ वो डिप्रेशन में चली जाएगी और अपना वर्क करना बंद कर देगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेरा 4 ppm से अप रहना चाहिए। यहाँ तक हो गए आपके वाटर के पैरामीटर्स, ठीक है। ये आपका एक pH होना चाहिए, TDS होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल रहना चाहिए, अमोनिया और आपका DO लेवल। ये 4-5 पैरामीटर आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप फार्मिंग करते हो। सेकंड नंबर पे आते हैं आप, उसके बाद स्पीसीज़ का। स्पीसीज़ आती है, जैसे मैंने बताया था अपने पिछली वीडियो में, इंडिया के अंदर 60 टाइप ऑफ स्पीसीज़ मिल जाएंगी आपको सिप्स की। बट है कि फार्मिंग के लिए हम सिर्फ 2 सिप यूज़ करते हैं, लैम्डेनस मार्जिनस, लैम्डेनस कैरुगेटा, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी वेराइटीज़ की सिप मिल जाएंगी और अलग अलग उनका जो स्पेसिफिकेशन है, उनकी पहचान है, वो अलग अलग उनकी पहचान होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, जैसे हमने इंस्टॉल कर दिया, इसमें न्यूक्लियस होते हैं, हम 2 टाइप के न्यूक्लियस यूज़ करेंगे। एक होता है हमारा डिजाइनर जो पहले यूज़ करते थे जब से इंडिया के अंदर फार्मिंग स्टार्ट हुई थी, और दूसरे नंबर पे हमारा MOP, मदर ऑफ पर्ल, जिस पे आज के टाइम में मतलब कि जो ट्रेंड में चला हुआ आज के टाइम में MOP उस पर वर्क करते हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये आप देख सकते हो शैल है हमारा, ठीक है। इसके अंदर राधा कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई है। इसके अंदर क्या करते हैं, हमारा न्यूक्लियस होता है, जैसे देख सकते हो आप डिजाइनर न्यूक्लियस है, या इसके अंदर इम्प्लांट करते हैं, और जो इसका टाइम पीरियड रहेगा डिजाइन का 14 से 15 महीने के बीच में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर न्यूक्लियस आता है MOP, जिसको हम मदर ऑफ पर्ल बोलते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हो आप, न्यूक्लियस होता है, मदर ऑफ पर्ल होता है। जो हम यूज़ करते हैं ये ऑस्ट्रेलियन यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इंडियन MOP होता है बहुत ही कम थिकनेस रहते हैं, उसकी थिकनेस आपको 1 mm से ऊपर नहीं मिलेगी। बट आपको जो हम न्यूक्लियस देंगे इसकी थिकनेस आपको 3 mm से ज़्यादा मिलेगी, जो कि फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा,
जैसे आपने इसके अंदर न्यूक्लियस इम्प्लांट कर दिया, उसके बाद क्या करेगी सीप इसके ऊपर कोटिंग करेगी। और ये जैसे आप देख सकते हो ये हाफ राउंड न्यूक्लियस है, इसके अंदर मैंने इम्प्लांट किया था और ये मेरा हाफ राउंड पर्ल है प्रोड्यूस हो गया। जिसका टाइम पीरियड रहेगा सर ये हमारा 18 to 20 मंथ रहेगा। मे बी ये 24 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, पर अगर कम से कम मान के चले तो 18 to 20 मंथ आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, कटिंग करने के बाद आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है आपको हमारे ये मिलेगा। उसके बाद जैसे आपका यूजेस क्या रहेगा इसका, आप इसको जैसे रिंग में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पेंडेंट जो गले के पेंडेंट होते हैं उसमें यूज़ हो जाएगा, लॉकेट में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, जो अदर ज्वेलरी आइटम्स है लेडीज़ जितने भी यूज़ करती है उसमें आपका मतलब मल्टी यूज़ है। ये वाला सिर्फ आपका पेंडेंट में यूज़ होगा, ये आपका मल्टी यूज़ है। लोकल मार्केट अप्रोच करोगे, लोकल मार्केट में भी आपका आसानी से सेल हो जाएगा, और इंटरनेशनल मार्केट अप्रोच करते हो वहाँ पे इसके हाईली डिमांडेड है। अच्छा, ये बताइए कि इम्प्लांट की बात आप कर रहे हैं, तो एमओपी की बात करें तो एमओपी को इम्प्लांट कैसे किया जाए जी, ठीक है, और कौन कौन से इक्विपमेंट ज़रूरी है इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए? जी सर, जैसे मैंने आपको दो न्यूक्लियस के बारे में बताया, डिजाइनर और एमओपी। जी, बेसिकली सर्जरी का प्रोसेस दोनों का सेम रहता है, बस जो उसके अंदर हम बीज इम्प्लांट करते हैं, न्यूक्लियस इम्प्लांट करते हैं, वो अलग होता है। सर्जरी का मतलब उसका फीडिंग का, ट्रीटमेंट का सारा प्रोसेस सेम रहेगा आपका, बट यह है कि उसके न्यूक्लियस की क्वालिटी अलग हो जाएगी। वो डिजाइनर है, वो थोड़ा केमिकल बेस होता है, बिल्कुल आपको 100% प्योर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने जैसे इक्विपमेंट की बात की है, उसके लिए सर्जरी इक्विपमेंट है हमारे 4 इक्विपमेंट चलेंगे हमारे। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेचुला, ये हमारा होता है ओपनर। ठीक है, ये होगा हमारा सेकंड ओपनर जिसको वुड ओपनर बोलेंगे। ये हमारा रहेगा प्लकर। ठीक है, 4 टाइप के हमारे टूल यूज होंगे। टूल यूज़ करने से पहले प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। जब भी हमें सर्जरी करें, सर्जरी के बाद टूल को सैनिटाइज करना है ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना फैले। ठीक है, जैसे हमने सर्जरी से स्टार्ट करनी है उससे पहले डेटोल वगैरह से वॉश करेंगे। ठीक है, हॉट वाटर में इसको डिप करेंगे, उसके बाद इसको कॉटन से साफ़ करके उसके बाद इनको प्रॉपरली तरीके से यूज़ करना। आप एक तरीके से ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो प्रिकॉशंस हाथ वगैरह साफ़ होने चाहिए, ग्लव्स वगैरह डाल के तब आप सर्जरी स्टार्ट करिए। ठीक है, जैसे आपने सर्जरी कर ली, सर्जरी के बाद क्या रहेगा, देखो ह्यूमन बॉडी है, जैसे ऑपरेशन करते हैं तुरंत वो वर्कआउट पे नहीं जाएगा, तो 2 से 3 दिन के लिए उसको एंटीबायोटिक और पेन किलर का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारा फाइनल टैंक है जहाँ पे 18 से 20 मंथ का पीरियड है सर्वाइव करेंगे, वहाँ पे उसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। उसके बाद आती है इसकी मेंटेनेंस, जो फार्मर को सबसे बड़ी ध्यान रखने की बात है। जैसे आपने इंस्टॉल कर दी, इंस्टॉल करने के बाद जैसे 4 या 5 दिन के बाद हम उसको मतलब कि वीकली, मान लीजिए वीकली उसको चेक करेंगे। अगर किसी सीप की मोर्टेलिटी हो जाती है तो उसको हम बाहर निकाल देंगे। फीडिंग का प्रोसेस रहेगा, आप फीड देख सकते हो, ये हमारी खुद की बनाई हुई फीड है, फाइटोजूप्लैंक्टन। ये देख सकते हो मल्टीविटामिन है, ये हमारी स्पैरुलिना रहती है, और 2-3 टाइप की फीड और रहेंगी। वो जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको हम प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि क्या क्या फीडिंग है, कितने टाइम के बाद डालनी है, किस क्वांटिटी में डालनी है, पानी आपको कब चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आपको डीपली हम ट्रेनिंग में बताएंगे। आप जैसे ट्रेनिंग लेकर जाओगे, ट्रेनिंग लेने के बाद अगर ना समझ में आए तब भी आप हमें कॉल बैक कर सकते हो। हम प्लांट कराते हैं, खुद प्लांट में इम्प्लांटेशन कराते हैं। ठीक है, उसमें क्या रहता है, हम फार्मर से 40 रुपीज़ चार्ज करते हैं सिंगल पीस का। उसमें आपको सीप दी जाएगी, न्यूक्लियस दिया जाएगा, नेट पैक दिया जाएगा, सर्जरी दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको और आपके टैंक में इंस्टॉल करके दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इंस्टॉलेशन का हो गया। उसके बाद जैसे फार्मर क्या करता है, क्रॉप तैयार हो गई, फार्मर देखिए अपनी फसल तैयार करता है, प्रायोरिटी हम सबसे पहले सर फार्मर को देते हैं कि अपना फसल खुद बेचिए। अगर बेच सकते हो तो बेचिए, नहीं बेच सकते हो तो सारा माल हमें दीजिए, हम परचेज करेंगे। पर्ल होंगे, क्वालिटी पर्ल होने चाहिए। कचरा बनाओगे सर मार्केट में कोई भी परचेज नहीं करेगा आपसे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्शन करें अच्छी क्वालिटी का करें, उसको प्रॉपर टाइमिंग दीजिए, उसके बाद अपनी हार्वेस्टिंग कीजिए। ठीक है, तो क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में आपने अभी बताया था हमें पिछली वीडियो में कि 3 तरीके की क्वालिटी होती है, ए, बी और सी। तो क्या क्या अंतर रहता है ए क्वालिटी में, बी क्वालिटी में और सी क्वालिटी में? देखिए सर, जैसे आपको मैं 2 क्वालिटीज़ दिखाता हूँ, ये ए ग्रेड का है और ये बी ग्रेड का है। डिफरेंस क्या रहेगा, आप इसकी शेप देख लीजिए, प्रॉपर है, बिल्कुल मिड में है, चारों तरफ से कवर अप हुआ है, मतलब कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, आपका ए ग्रेड में आ जाएगा। सेकंड नंबर पे देखते हो आप, ये सी या बी ग्रेड में आएगा आपका। इसमें क्या है, लेयर अच्छी आई हुई है, क्वालिटी अच्छी है, मतलब कि शाइनिंग अच्छी है, बट यार इसकी पोजीशनिंग सही नहीं है, थोड़ा डाउन चला गया है। इसके लिए थोड़ी इसकी कटिंग करने में प्रॉब्लम होगी और मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब आपकी क्रॉप निकलेगी उसके बाद इसको कैटेगराइज करेंगे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जो आपके ए ग्रेड के पर निकलेंगे वो आपकी बी ग्रेड और सी ग्रेड दोनों की जो लॉसेज है वो पूरे करके देगा आपको। ठीक है, तो फिर भी एक आइडिया कि अगर
देखा जाए तो ए ग्रेड का क्या रेट होगा, बी ग्रेड और सी ग्रेड का क्या रेट होगा? जी देखिए, अगर आपका ए ग्रेड का पर्ल निकलता है आपका 300 तक आराम से सेल आउट हो जाएगा। ठीक है। बी ग्रेड का रहेगा आपका 150 से 200 के बीच में, और जो आपका सी ग्रेड का रहेगा वो 100, 80, 90 और 100 इसके बीच में रहेगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि मार्केटिंग है ना, चलिए किसी किसान ने एक फार्म अपना खोल लिया, 2-3 यूनिट उसने लगा दी, ठीक है, अब उसका प्रोडक्शन भी आया जी, बट अब मार्केट कैसे ढूंढेगा? जी, मार्केट के लिए जैसे फार्मर हमारे पास ट्रेनिंग लेके जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग में हम फार्मर को प्रॉपर वे बताते हैं कि आप अपना मार्केटिंग कैसे कीजिए। हम उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताते हैं कि आपको मार्केटिंग डिजिटल कैसे करनी है, और आप अगर सैंपल लेके जाते हैं मार्केट में वो भी बताते हैं कि कैसे करनी है। जैसे आपका माल तैयार होता है, बायर्स बता देते हैं कि इस मार्केट में यहाँ पे आप सैंपल लेके जाइए अपना, ठीक है, बायर को अपने सैंपल दिखाइए, अपने हिसाब से आपको रेट देगा वो। मैं अगर आपसे 100 का खरीद रहा हूँ, बायर आपको मार्केट में 200 का जा रहा है, तो आप आराम से बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मार्केट आपको इसकी जयपुर मिल जाएगी, अहमदाबाद, गुजरात, बॉम्बे, इंडोनेशिया और दुबई। ठीक है। इन कंट्रीज़ में इंडियन पर्ल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि डिमांड की बात करें, आपको मैं एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। अब जैसे देख सकते हो आप, ये जैसे बाहर की इंटरनेशनल शिप है ऑस्ट्रेलिया की, इसमें क्या है, शिप में जो न्यूक्लियस इम्प्लांट होते हैं 10 से 20 न्यूक्लियस आ जाते हैं इसमें। बट ये है कि ये शिप है सिर्फ फुल राउंड न्यूक्लियस पर्ल बनाएगी, हाफ राउंड नहीं प्रोड्यूस करेगी। अगर मैं इसके अंदर हाफ राउंड पर्ल प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरे सामने प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी। इसमें क्या है कि मेरे सभी न्यूक्लियस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, और अगर मैं सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर इम्प्लांट करता हूँ तो उसकी कॉस्ट इतनी चली जाएगी कि मेरे पर्ल की वैल्यू भी नहीं आ पाएगी। तो हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हमें ये इंडियन शिप मिली है जिसमें इसके कॉस्ट भी कम है और आपको जो पर्ल की क्वालिटी है वो भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है। ठीक है। तो जब भी आप काम करें, ठीक है, तो MOP पे काम कीजिए, मदर ऑफ पर्ल पे, डिजाइनर पे मत काम कीजिए, क्योंकि अब मार्केट वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। क्योंकि जब से इंडिया के अंदर फार्मिंग स्टार्ट हुई थी आज से 14 से 15 साल पहले, जब से लेकर अब तक सिर्फ डिजाइनर पे काम हुआ है। ठीक है। जो MOP आया अभी 1 से 1.5 साल पहले मार्केट में आया, तो इस पे काम कीजिए और मार्केट में आपकी अच्छी तरीके से माल सेल आउट होगा। ठीक है जी। तो जब हमने पिछली वीडियो में बात करी थी तो जो इन्वेस्टमेंट थी वो करीब थी कि 35 से 55 रुपए एक शीट का पड़ेगा, जिसके अंदर बैग्स आएंगे, इक्विपमेंट्स आएंगे, सब कुछ उसी के अंदर। जी सर। और मार्केट में अगर ए ग्रेड का सेल करेंगे तो आपने बोला कि आराम से 300 रुपए मिल जाएंगे। जी। तो देखा जाए कि लगभग 250 रुपए 200 रुपए का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कहीं नहीं जाता। बिल्कुल सर, है ना। तो ये बताइए कि सबसे बड़ी मार्केट अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, कौन सा स्टेट है या फिर कौन सी सिटी है? जी देखो क्या रहता है, जैसे आप लार्ज सिटी की बात करते हो, बॉम्बे हब है, और जयपुर, यहाँ पे आप अच्छी, क्योंकि देखो जयपुर है एक टूरिज्म प्लेस है। ठीक है। जितना ज़्यादा टूरिज्म आएगा उतने हमारे पर्ल की वहाँ पे डिमांड ज़्यादा जाएगी। ठीक है। तो जैसे आपने बिग मार्केट की, बड़े मार्केट की बात करी है, जयपुर और बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे है एक इंटरनेशनल वे है हमारा पर्ल को सेल आउट करने का। ठीक है। तो आप बॉम्बे भी ले जा सकते हो जो अच्छी मार्केट है, और जयपुर भी ले जा सकते हो। बाकी आपका लोकल में भी जो चीज़ है आपकी लोकल में भी इसकी अच्छी मार्केट है, लोकल में भी बेचोगे आप, लोकल में भी आपका आराम से सेल आउट हो जाएगा ये। ठीक है। सबसे ज़्यादा पर्ल यूज़ कहाँ होता है, किस चीज़ के? सर देखिए, पर्ल है, देखो जैसे पहले पर्ल बनते थे वो नेचुरल तरीके से बनते थे। ठीक है। उसमें कुछ भी आकृति हो सकती थी, आड़े टेढ़े कुछ भी, बट जब से इसकी फार्मिंग स्टार्ट हुई है हमने आप इसको अपने तरीके से अपने शेप देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। जैसे अब ये हाफ राउंड है, मेरा रिंग के लिए यूज़ होगा, इसमें आपको हार्ट शेप मिल जाएगी जो गले के पेंडेंट में यूज़ होगा, ड्रॉप मिल जाएगी। ठीक है। वो इसके कान के लिए यूज़ होगा। तो अलग अलग है, मतलब कि जो पर्ल है सारा आपका ज्वेलरी आइटम है लेडीज़ के लिए। ठीक है। टोटली आपका ज्वेलरी में यूज़ होगा। और दूसरे नंबर पे एक ज्वेलरी आएगा, दूसरा ये आता है आपका मोती बसम, जो मोती बसम बनती है उसमें यूज़ होता है आपका। जी। तो कितनी खूबसूरत चीज़ है कि एक जीव जो पानी में रहता है और वो इतनी सुंदर सी चीज़, जी बिल्कुल, हमें देके जा रहा है, आपको देके जा रहा है। जी। है ना। और मोती का आपने ही बता दिया। ठीक है। और टेक्निकल ऐसा क्या पॉइंट इसमें और याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, या जो किसान आप लोग को देख रहे हैं, कि उनको उस चीज़ में एक्सपर्ट उन्हें होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा? जी देखिए क्या रहता है, जब भी आप काम स्टार्ट करें, जब भी आप फार्मिंग स्टार्ट करें, सबसे पहले इसकी ट्रेनिंग लीजिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है। ये मत सोचना चाहिए फार्मर को कि मैंने एक जगह से ट्रेनिंग ले लिया है और मैं फार्मर बन गया, मतलब मैं पूरे काम को तरीके से सीख गया हूँ। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें आप जितना सीखोगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो जब भी फार्मर काम करे इस चीज़ के प्रॉपर तरीके से ज्ञान लीजिए, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लीजिए, और जिससे ट्रेनिंग लोगे उसके टच में रहिए जब तक आपकी क्रॉप नहीं आती।
ठीक है। अगर इस तरीके से काम करोगे आप 100% सक्सेसफुल होगे, ठीक है। तो जब भी आप काम स्टार्ट करें तो अपने किसी न किसी के टच में रह के काम कीजिए। इंडिपेंडेंट होकर काम करोगे तो कहीं ना कहीं चांसेस रहेंगे फेलियर हो, ठीक है। तो किसी न किसी के टच में रहिए, तब अपना काम स्टार्ट कर सकते हो आप। अच्छा, अगर मेरे को शुरू करना हो या किसी को शुरू करना हो तो एक आइडियल टैंक कितने लगाए शुरुआत? जी देखिए, अगर आप फार्मर है, इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, इंडिपेंडेंट में सलाह दूंगा आपको 2000 या 3000 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 2 या 3 तक से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप किसी के साथ जुड़कर काम करते हो तो आप कितने भी स्केल से कर सकते हो, 10,000 20,000, क्योंकि उसमें आपको एक बैकहैंड सपोर्ट मिल गई है, ठीक है। और कोई भी कंपनी है, किसी के थ्रू काम कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ अपनी कंपनी की पॉलिसी देगा, ठीक है, कि आप अगर माल ख़राब हो जाता है हम आपको उसको रिटर्न देंगे, मे बी जो भी हो सकता है, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट होकर काम करते हो तो छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। अगर किसी के साथ जुड़ के काम करते हो, किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी फार्मर के साथ जुड़ के काम करते हो तो लार्ज स्केल पे स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, एक चीज़ और कि अब मान लीजिए कि इंडिपेंडेंट किसी ने शुरू किया, 2 या 3 टैंक के साथ उन्होंने शुरू किया जी। तो क्या लेबर कॉस्ट है इस बिजनेस में, या फिर कितने लेबर चाहिए होंगे, या कितने लोग इसका ध्यान रख सकते हैं एक फार्म का? जी देखिए, जब तक आपका इंस्टॉलेशन नहीं होता, जो उसका एक ट्रीटमेंट टाइम रहता है 10 से 15 दिन का ट्रीटमेंट रहता है, वहाँ पे मैं मान सकते हो आप लेबर की जरूरत पड़ेगी आपको। 3000 से कर रहे हो, एक लेबर है, एक बंदा है, वो भी आराम से इसको मेंटेन कर लेगा। उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन होगा, उसके बाद क्या रहता है, इसकी प्रॉपर चेकिंग करनी पड़ती है जो 5 डेज़ या वीकली होगी। उसके बाद एक फीडिंग का रहता है, वो आप मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी कर सकते हो, ठीक है। 2 या 3000 से कर रहे हो तो आप मतलब फैमिली है, जैसे फादर है, ब्रदर है, वाइफ है, कोई भी कर सकता है। ये नहीं है कि आपको 3000 के लिए आपको अलग से बंदे सेपरेट रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फीडिंग की बात करी आपने, फीडिंग का टाइम आपके हिसाब से सुटेबल टाइम क्या है फीडिंग का? देखिए, जैसे आप देख सकते हो फीडर रखी है, इसका पूरा टाइमिंग अलग रहेगा, ठीक है। और जो आगे रखी है इनका टाइमिंग अलग रहेगा, क्योंकि ये वाली फीड है जो हमारी, ये फीड है सनलाइट के अंदर ही ग्रो करेगी। जब भी इस फीड को डाल ले तो सनलाइट के अंदर ही डाल ले, जैसे नाइट में या मॉर्निंग में मत डाले, जैसे मिड टाइम है, दोपहर का टाइम है तब डाल ले, क्योंकि अगर नाइट में डालोगे तो नाइट में टैंक में नीचे बैठ जाए, ग्रो नहीं करेगी। इसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। अदर फीड्स है हमारी, उसको किस टाइम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसी के पास अगर खुद की जमीन ना हो, है ना, और अगर वो रेंट पे छोटी सी एक जमीन लेके शुरू करना चाहे तो क्या तब भी ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? जी बिल्कुल है, रेंट पे कर सकते हो। देखो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्पेस नहीं, छोटे स्केल से स्टार्ट कीजिए। ये नहीं है कि आपको उसको घर से स्टार्ट, अगर छत पे जगह है तो वहाँ से भी कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। छोटे तालाब होते हैं उसमें अंदर भी कर सकती हो। अगर तालाब जैसे होते हैं, जैसे हम नेचुरल टैंक बनाते हैं, उसके लिए हमें एरिया थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा। पर अगर टैंक सिस्टम है, टैंक में आप छोटे स्केल पर भी, घर में छोटी जगह होती है, आंगन में हो गई, किसी के छत पे हो गई, कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, टैंक जैसे आपने कंक्रीट और ईंट के बनाए हुए हैं, तो क्या सिर्फ इसी के टैंक बन सकते हैं, हम कोई दूसरे भी तरीके से बना सकते हैं टैंक? नहीं, देखो बात ऐसा है, जैसे आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, ठीक है, हमने जो काम किया है कंस्ट्रक्शन के, सीमेंटेड कंस्ट्रक्शन है, और हम वर्क कराते हैं, दोनों में कराते हैं। क्योंकि कई फार्मर है जो कंस्ट्रक्शन अफोर्ड नहीं कर पाते, बजट नहीं होता इतना, ठीक है, तो हम नेचुरल टैंक में भी करवाते हैं और आप कंक्रीट है उसमें भी करवाते हैं। अच्छा, नेचुरल टैंक कैसे होता है नेचुरल? नेचुरल में होता है, जैसे आप पौंड होते हैं, फिशरीज के पौंड होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, वैसे आपको पौंड खुदवाए जाएंगे। उसमें जैसे आप हमें बताते हो कि मेरे को सेफ एम्प्लॉयमेंट करानी है, तो उसके हिसाब से आपको डायमेंशन बताएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आप उसकी डिगिंग करा सकते हो। 8 से 10 फुट उसकी या 12 फुट उसकी डेप्थ रहेगी, ठीक है जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है कि अब ये जो मोती की खेती है, इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, क्या मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप आंकड़ों को उठा के देखें, पिछले साल के आंकड़े हैं जो इंडिया के अंदर, चाइना, इंडोनेशिया और अदर कंट्री से 33,000 करोड़ का मोती इंडिया के अंदर आया। तो आप इस चीज़ से देख सकते हो कि इंडिया के अंदर कंजप्शन कितनी है। जैसे मैंने रिंग डाली हुई है, हर तीसरे आदमी के हाथ में आपको रिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि आज से पहले जो मोती आते थे, पर्ल आते थे, बाहरली कंट्री से आते थे, बट ये क्या, अब इंडिया के अंदर इंडिया खुद से तैयार करने लग गया इसको, तो हमें दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम अपने पर्ल खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी मार्केट हम खुद कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें बताइए कि साइज से भी कुछ मैटर पड़ता है क्या, शीप के साइज पे? देखिए, अगर आप सीप यूज़ कर रहे हो, आप यंग एज की सीप यूज़ कीजिए। आपको दिखाता हूँ, मेरे पास 2 सीप की साइज़ है, 2 साइज़ हैं, इसमें एक छोटा साइज़ है, एक आपको बड़ा साइज़ मिल जाएगा। तो आप जो यूज़ रहेगा, आपको प्रॉपर मतलब कि यंग एज की सीप यूज़ करनी है, ठीक है।
4 से 6 सेंटीमीटर की आपको सीप यूज़ करनी है। ये नहीं है कि बड़ी सीप आपको बढ़िया मोती देके जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप यंग एज की और प्रॉपर साइज़ की सीप यूज़ कीजिए, आपको बढ़िया प्रोडक्शन देके जाएगी। इसमें आपको देख सकते हो जैसे ये थोड़ा ओल्ड एज की हो गई है, इस पर थोड़ा रफनेस आना स्टार्ट हो गई है, इसकी बॉडी है थोड़ी ब्रेक होना स्टार्ट हो गई है, पर ये वाली देखोगे आप जैसे थोड़ी स्ट्रॉन्ग में है। तो जब भी यूज़ कीजिए यंग एज की सीप यूज़ कीजिए, आपको बढ़िया प्रोडक्शन देके जाएगी। अच्छा, हम शीप को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं? एक सीप सर आपको एक बार प्रोडक्शन देके जाएगी, नेक्स्ट ईयर में आपको दोबारा सीप इम्प्लांट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो दोबारा से शीप मंगवानी पड़ेगी जी बिल्कुल हमें अगले नेक्स्ट बैच के लिए। जी, जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो फर्स्ट टाइम रहेगा, पर जो आपके सीप का है वो आपका हर क्रॉप पे दोबारा नया माल डालेगा। अच्छा, एवरेज सर्वाइवल रेट अगर बात करें शीप्स की एक टैंक में तो कितना रहेगा? ये आपका सर 60 से 65 के बीच में रहेगा, मे बी 70 हो सकता है, ठीक है, पर आप मान के चले 60 से 65 के बीच में रहेगा। अगर आपकी 50% भी आउटपुट आती है तब भी आप इस बिजनेस में प्रॉफिट में हो, अगर 50% भी आउटपुट आती है। अच्छा, तो 50% के लिए किन, जैसे आपने बताया कि वाटर का ध्यान देना है, फीडिंग का ध्यान देना है, जी जी है ना, और बहुत मेनली बात की किस मॉनसून में आप लगा रहे जी हैं, जी उसका ध्यान देना है। तो उसके बाद भी 50% में भी ये बिजनेस हाँ, प्रॉफिट दे अगर 50% आपको देखो, छोटी छोटी बात बताता हूँ मैं, ठीक है, अगर आप 1000 पीस भी इम्प्लांट कराते हो, 1000 का मान के चलिए आपका आ जाता है 50,000 रुपये खर्चा आ जाता है, 50 या 70,000 रुपये खर्चा आ जाता है। उसके बाद मान के चलो अगर आपके 500 पीस भी निकलते हैं, 500 में से अगर आपके 500 पीस निकल गए, एक पीस आपका 100 रुपये का बिक रहा है, छोटे से छोटा रेट बताया मैंने, आपका 150 जा सकता है, 200 जा सकता है, 300 जा सकता है, पर मैंने आपको छोटा से छोटा रेट बताया है। अगर आपका 100 रुपये का भी जा रहा है तो आपके 1000 पीस 1 लाख के जाएंगे। 70,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, छोटे से छोटा सा स्केल बताया, और आपका 1 लाख का रिवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है जी। तो ये बताइए कि हमने ये मोती का बिजनेस जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो साउथ पार्ट में फिर भी प्रैक्टिकल है, जहाँ पे पानी है, समुद्र है, उसके आसपास प्रैक्टिकल है। पर नॉर्थ इंडिया की बात करें, दिल्ली हो गया, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा हो गया, ये जो स्टेट्स है, यहाँ पर ये खेती करना कितना मुश्किल है, या मुश्किल की जगह बोले कि स्कोप ज़्यादा है? जी, देखो क्या रहता है, जैसे मैंने अभी आपको पानी के वाटर पैरामीटर्स बताए, आपके वाटर पैरामीटर्स सही होने चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है, जहाँ भी आपको पानी अच्छा मिले आप फार्मिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बिजनेस है मोती का बिजनेस, अगर हम इसे कंपेयर करें तो आज के टाइम पे कौन सा एग्रीकल्चर बिजनेस है जो इसको या तो कंपेयर कर सकते हैं या फिर टक्कर दे दे? देखिए, जैसे कोई भी देखो इंडस्ट्री होती है, जैसे स्टार्टिंग में फिशरीज़ की आई थी, जब आई थी उसमें बहुत स्कोप था, पर आज के टाइम में क्या हुआ कि देखो कोई भी बिजनेस, हर बिजनेस के टाइम पीरियड होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है। आपने जैसे बात करी, हमारे एरिया में इसका भी स्कोप नहीं है, पर जैसे आप जैसे यूट्यूबर्स आते हैं, इस चीज़ के बारे में अवेयर करते हैं फार्मर को कि इस टाइप की भी कोई फार्मिंग होती है, ठीक है। जैसे आप फार्मर इस काम को करता है, ठीक है, अभी क्योंकि नया बिजनेस में अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है, कम से कम 50 साल इसका स्कोप अभी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। देखो मैंने जैसे बोला हर एक बिजनेस का टाइम पीरियड रहता है, तो अभी इस बिजनेस की जस्ट एंटरिंग हुई है, अभी इसकी स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी फार्मर अगर इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आने वाले टाइम के किंग बोले जाएंगे कि आप इस इंडस्ट्री के किंग हो, ठीक है। तो मैं फार्मर को सलाह देना चाहूँगा कि देखो नॉर्मल खेती तो गेहूँ, जीरी, धान वगैरह के सभी फार्मर कर रहे हैं, तो फार्मिंग करो, थोड़ी हट के करो, ठीक है। ये आपको एक फार्मिंग का भी मॉड्यूल देगी और आपको एज ए एंटरप्रेन्योर भी बनाएगी। तो ये थे हमारे साथ अंकुश जी, जिन्होंने मोती की खेती के बारे में काफ़ी कुछ बताया, टेक्निकल चीज़ें भी बताई और किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं वो भी बताया। और आप किसान भाई इन सब चीज़ों से बहुत काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, टेक्निकल पार्ट को सीख के आप एडवांस हो सकते हैं, और कैसे आपको मोती की खेती की शुरुआत करनी चाहिए और किस तरीके से इसको एक्सपेंड करना चाहिए, वो भी अंकुश जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो अंकुश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी हमें टेक्निकल चीज़ें बताई है और हमारे किसान भाई ज़रूर इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद सभी फार्मर को हमारी तरफ से। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।